वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर हरे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर यानी सेल ऑर्गेनलीज को कहा जाता है। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे गोल्गी एपरेटस को। तो गोल्गी एपरेटस को हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। इसमें और हम डिस्कस करेंगे गोल्गी जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जीआरएल सिस्टम को, जिसका फुल फॉर्म है गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम्स सिस्टम। इंट्रोडक्शन। 1898 में तो कैमिलियो गोल्गी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिल्वर स्टेनिंग से क्या किया कि साइटोप्लाज्म से एक स्ट्रक्चर को देखा। उस स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो और ये किसके साइटोप्लाज्म में देखा कि ये एक नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में देखा। बट जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और साइटोप्लाज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सिमिलर होता था या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर देखने में बहुत डिफिकल्ट होता था विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। इसी वजह से कई सारी कंट्रोवर्सीज होने लगी। तो बहुत सारे साइंटिस्टों का ये कहना था कि जो गोल्गी जो बॉडी है इस टाइप का कोई भी क्या है सेल ऑर्गेनलीज साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होता है। बस ये क्या है स्टेनिंग के दौरान कुछ डेब्रीज होती है, वो हमको इस तरीके का स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है। बट 1954 में डाल्टन और फ्लेक्स ने इसका क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से गोल्गी जो बॉडी है उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को क्या है डिफाइन किया। अगर हम गोल्गी जो बॉडी है उसको हम अगर डिफाइन करने जाए तो ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो कि स्मूथ मेम्ब्रेन है, जो इनक्लोज होता है एक स्मूथ मेम्ब्रेन के अंदर। और इसका जो मेन फंक्शन है वो कलेक्शन है, यानी लिपिड, हमारा जो लिपिड है एंड जो प्रोटीन है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको कलेक्ट करता है और उसकी पैकिंग करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है उसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे, और क्या है सिक्रीशन करता है एंजाइम के फॉर्म में। इसका ये मेन फंक्शन है। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करने जाएं तो हम कहते हैं कि जो हमारा प्लांट है और जो एनिमल सेल है इसका जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है मॉर्फोलॉजिकली क्या है बहुत ही सिमिलर है दोनों। ये कंसिस्ट होते हैं डेक्टिसोम्स से, यानी डेक्टिसोम्स को हम सिस्टर्नी भी कहते हैं, और ये सिस्टर्नी क्या है एसोसिएटेड होता है सिक्रेटरी वेसिकल्स से। जो हमारा गोल्गी जो सिस्टर्नी है, अगर हम देखें गोल्गी सिस्टर्नी ये अरेंज होता है इन पैरेलल फॉर्म में। और ये जो सिस्टर्नी है ये इंटरकनेक्टेड होता है एक एक दूसरे से। और ये जो सिस्टर्नी है ये सेपरेट होता है 20 से 30 नैनोमीटर इनके बीच में स्पेस होता है। और इस जो गोल्गी जो सिस्टर्नी है इसके दो फेस होते हैं। एक फेस को हम कॉन्वेक्स फेस कहते हैं और जो इसका दूसरा फेस है उसको हम कहते हैं कॉनकेव फेस। अगर हम देखें कि 3 से 7 जो सिस्टर्नी है हमारा ये प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है, बट एल्गी में 10 से लेकर 20 सिस्टर्नी पाया जाता है। आइए हम इसको पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो ये स्ट्रक्चर आप ये स्ट्रक्चर हो गया। ये जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं इस स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्नी बोलते हैं। तो ये सिस्टर्नी क्या है पैरेलली अरेंज है। अब हमने कहा कि इस सिस्टर्नी के बीच में जो ये स्पेस है ये स्पेस क्या है, कितना ये स्पेस है, हमने कहा कि ये 20 से लेकर 30 नैनोमीटर इसके बीच में ये स्पेस है।
इसके बाद हमने कहा कि जो ये सिस्टर्नी है, एक दूसरे से लिंक्ड है, जो आपको ये ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि ये सिस्टर्नी क्या है, एक दूसरे सिस्टर्नी से ये लिंक्ड है। ये इंट्रासेल्युलर स्पेस है, तो ये एक सिस्टर्नी दूसरे सिस्टर्नी से क्या है, इंटरलिंक्ड है आपस में। अब यहाँ पे क्या है कि हमने एक और चीज़ डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या है, एक कॉन्वेक्स फेस होता है और कॉनकेव फेस होता है। तो आप यहाँ देखिएगा, जो फेस क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है हमारा, ये मान लीजिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ जो फेस होता है, इसको हम कॉन्वेक्स फेस कहते हैं। कॉन्वेक्स जो फेस होता है, इसको हम सिस फेस भी कहते हैं। वहीं पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस होता है, इसको कॉनकेव फेस कहते हैं। कॉनकेव फेस को हम ट्रांसफेस भी कहते हैं। इसके अलावा आपको ये जो ब्लू स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, ये ब्लू स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गोल्जियन वैक्यूल्स कहते हैं हम लोग इस स्ट्रक्चर को। और जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं ल्यूमन। सिस्टनी के बीच में जो स्पेस है, उसको ल्यूमन कहते हैं। अब जो स्मॉल और सेक्रेटरी जो वेसिकल्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं नियर द कॉन्वेक्स फेस के पास, ये प्रेजेंट होते हैं। कॉन्वेक्स फेस को हम फॉर्मेटिव फेस और इसको हम सिस फेस भी कहते हैं। और जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कॉनकेव फेस के पास, इसको हम मैचुरेशन फेस भी कहते हैं या हम ट्रांस फेस भी कहते हैं। आइए हम इसको पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसे हम वेसाइकल बोलते हैं। ये वेसाइकल कहाँ से ये वेसाइकल आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेसाइकल आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इस वेसाइकल के अंदर क्या होता है, या तो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन, या होता है इसके अंदर लिपिड। और ये जो वेसाइकल्स होते हैं, ये क्या है, कॉन्वेक्स फेस के पास आता है। कॉन्वेक्स फेस को हम क्या है, फॉर्मेटिव फेस भी कहते हैं और सिस फेस भी कहते हैं, जो हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ आने के बाद ये जो वेसाइकल्स है, ये बहुत स्मॉल होते हैं। और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी इसके मेम्ब्रेन के साथ, सॉरी, जो गोल्गी बॉडीज के मेम्ब्रेन के साथ ये यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं। तो ये फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं। वहीं पे जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो लार्ज स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल लिखा है, तो इसको हम लार्ज वैक्यूल्स भी बोलते हैं। इसे हम कहते हैं लार्ज वैक्यूल। अब होता क्या है, जैसे ही हमारा कि यहाँ से मान लीजिए कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल आया है, यहाँ फ्यूज हो गया है। फ्यूज होने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पे इस जो इंटरकनेक्टेड जो हमारा पाथ है, उसके थ्रू ये इधर आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आने के बाद ये जो हमारा गोल्जियन वैक्यूल है, ये गोल्जियन वैक्यूल के पास आ जाएगा। तो गोल्जियन वैक्यूल क्या हो जाएगा, ये साइज में इंक्रीज हो जाएगा। तो साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। और साइज इंक्रीज होने के बाद फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, पिंच ऑफ हो जाएगा, पिंच ऑफ हो जाएगा। और यही क्या है, बाद में हमारा लार्ज वैक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो ये लार्ज वैक्यूल किसकी तरफ होता है, हमारा कॉनकेव फेस की तरफ होता है। और कॉनकेव फेस किसकी तरफ होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्वेक्स फेस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है। और कॉनकेव फेस जो हमारा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। इसी को हम पोलैरिटी ऑफ गोल्गी बॉडी कहते हैं या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
इसके अलावा हमने जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास हमने एक रीजन देखा है, उस रीजन को ज़ोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा ज़ोन ऑफ एक्सक्लूजन है, ज़ोन ऑफ एक्सक्लूजन। अब ये जो ज़ोन ऑफ एक्सक्लूजन है, ये वो रीजन होता है जहाँ पे क्या है, हमारा राइबोसोम एब्सेंट होता है, ग्लाइकोजन एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो ये रीजन क्या है, क्लियर दिखाई देता है, इसलिए हम इसको ज़ोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स को पिलियोमॉर्फिक बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं इन डिफरेंट क्या है, सेल में, ऑन द बेसिस ऑफ उसके फंक्शन के बेस पे। फंक्शन के बेस पे इसका शेप और साइज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पिलियोमॉर्फिक बोलते हैं। हर सेल में इसका साइज और शेप थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसी वजह से इसको पिलियोमॉर्फिक कहा जाता है। फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी, सबसे पहला फंक्शन क्या है, अभी हमने कहा कि जो प्रोटीन है या जो लिपिड है, ये एक वेसिकल्स के फॉर्म में क्या है, वेसिकल के फॉर्म में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ आता है, ये हमारा आता है गोल्गी जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ आता है। तो इसको इधर समझते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से यहाँ आता है। अब जो हमारा ये जो सिस फेस है, सिस फेस में भी दो फेस होते हैं। अगर हम कहें कि वो दो फेस कौन से होते हैं, यानी दो रीजन होते हैं, मिडल रीजन और ट्रांस रीजन। तो ये जो यहाँ आप मान लीजिएगा ये मिडल रीजन है, मिडल, और यहीं पे क्या है, हमारा ट्रांस रीजन भी है। तो ये जो दो रीजन है, इस रीजन में क्या है, प्रोटीन और लिपिड की क्या है, प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद फिर ये क्या है, अपने फाइनल डेस्टिनेशन में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जैसे एंडोसोम्स। एंडोसोम्स का मतलब है कि अगर मान लीजिए सेल के अंदर ये आपका सेल है और बाहर की तरफ से कोई भी जो भी सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल ये सेल के अंदर चला जाता है, तो ये सेल के अंदर ये वैक्यूल के फॉर्म में होता है, और इसी वैक्यूल के साथ क्या है, हमारा लाइसोसोम्स अटैच हो जाता है। इसी को हम कहते हैं एंडोसोम्स कहते हैं। इसके बाद लाइसोसोम्स, ये हम जीआरएल सिस्टम में और डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यानी ट्रांसपोर्ट कर देता है, या तो प्रोटीन या लिपिड होता है, या सिक्रीशन के फॉर्म पे वो निकलता है, यानी एंजाइम के फॉर्म में। जो हमारा गोल्गी जो कॉम्प्लेक्स है यानी बॉडी है, वो ग्लाइकोसाइलेशन को शो करता है। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का एडिशन होना प्रोटीन में, तो जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट्स का एडिशन होना लिपिड पे, जिसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। यहाँ पे जो ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइको जो प्रोटीन है, ये सेल आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है। अब ये सेल आइडेंटिफिकेशन में यानी हर एक जो ह्यूमन है उसके जो सेल में एक स्पेसिफिक टाइप का क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन होगा। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है स्पेसिफिक होगा, तो इसीलिए ऑर्गन जब हम क्या है ट्रांसप्लांट करते हैं, उस टाइम में क्या है, हम इस ग्लाइकोप्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं। सेम ग्लाइकोप्रोटीन होगा तभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है। ऐसे ही ये जो ग्लाइकोलिपिड है हमारा, तो ये जो ग्लाइकोलिमिट है, लिपिड है, ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है। इसके बाद जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, वो स्फिंगोमाइलिन सिंथेसाइज में हेल्प करता है। जैसे कि हमें पता है कि कैरामाइड जो है ये सिंथेसाइज्ड होता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये कन्वर्टेड हो जाता है स्फिंगोमाइलिन में।
अब स्फिंगोमाइलिन क्या है? एक फॉस्फोलिपिड है। तो इसका फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि जो कोलाइन जो ग्रुप है वो ट्रांसफर्ड होता है कहाँ से? फॉस्फोटिडाइल कोलाइन से कहाँ पे? कैरामाइड पे, जिसकी वजह से क्या है हमारा स्फिंगोमाइलिन बनता है। और हमें पता है कि स्फिंगोमाइलिन क्या है? हमारा एक फॉस्फोलिपिड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूज होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है गोल्गी जो कॉम्प्लेक्स है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका जीआरएल सिस्टम का। जीआरएल सिस्टम का जो फुल फॉर्म है गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोम सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म। आइए हम समझते हैं कि जीआरएल सिस्टम क्या है हमारा। जीआरएल सिस्टम जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि इसका फुल फॉर्म गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम सिस्टम है। तो यहाँ हम समझते हैं कि जैसे कि ये हमारा ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से क्या हो गया? और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या है इविजिनेट होके हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम राइबोसोम बोलते हैं। तो ये राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से ही इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये फर्दर जो एक्सटेंडेड होके ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से एक वेसिकल क्या है पिंच ऑफ हो जाएगा। तो पिंच ऑफ हो गया एक वेसिकल। इस वेसिकल में क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये जो आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये जो जितने भी ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये वेसिकल है जो कि पिंच ऑफ हो गया है हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसके अंदर क्या है हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है। ऐसे ही हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या है वेसिकल्स पिंच ऑफ होता है, पिंच ऑफ होता है। इस वेसिकल्स के अंदर क्या है हमारा लिपिड प्रेजेंट है। अब ये जो हमारा वेसिकल है जो कि प्रोटीन जिसमें प्रेजेंट है और जिसमें लिपिड प्रेजेंट है, ये दोनों कहाँ की तरफ मूव करता है? आप देख रहे हैं कि मूव करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करता है। और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करता है, सिस फेस की तरफ मूव करता है। तो ये सिस फेस के यहाँ पे आने के बाद क्या है, ये यहाँ पे फ्यूज्ड हो जाता है। तो हम कहते हैं फ्यूज्ड हो जाता है। और फ्यूज होने के बाद ये इसके अंदर क्या है हमारा इंटरकनेक्टेड स्पेस होता है। तो ये इंटरकनेक्टेड स्पेस है। तो ये हमारा ऐसे यहाँ से इंटर करता है, फिर ऐसे इंटर करता है, ऐसे करता है इंटर, ऐसे करता है। और यहाँ पे हमारा जो ग्लाइको गोल्जियन वैक्यूल जो होता है वो इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे आके, क्योंकि यह इनलार्ज होके फिर ये भी यहाँ से क्या है पिंच ऑफ हो जाता है। पिंच ऑफ हो जाने के बाद ये कन्वर्ट होता है हमारा लार्ज वैक्यूल में। और इस लार्ज वैक्यूल के अंदर क्या है हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को एंजाइम जिसमें प्रेजेंट होता है ये इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होता है इसीलिए हम इसको प्राइमरी लाइसोसोम्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक तो ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, अगर बाहर की तरफ ये कोई मटेरियल है तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया को क्या है कि ये सेल क्या कर देगा, इनगल्फ कर लेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आ जाने के बाद क्या होगा कि हमारा यहाँ पे जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है वो यहाँ आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है, यहाँ पे फ्यूज्ड हो जाएंगे। फ्यूज्ड हो जाएंगे। फ्यूज्ड हो जाने के बाद हम इसको फिर कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स में कन्वर्ट होने के बाद जो बैक्टीरिया है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, और डाइजेशन स्टार्ट होने के बाद कुछ अनडाइजेस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ये अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है एक वेसिकल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको इस वेसिकल को अब हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं। फिर सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज्ड हो जाएगा। फ्यूज्ड होने के बाद ये क्या है, बाहर की तरफ निकल आएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, बाहर की तरफ निकल के आ गया। तो अब हमें ये जो पूरा सिस्टम है इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम सिस्टम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जीआरएल सिस्टम बोलते हैं। इसमें हमें याद क्या रखना है कि जब हमारे यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज्ड हो जाता है तो यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कम हो जाता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कम होना जाता है, इसका मतलब है साइज स्मॉल हो जाता है, क्योंकि वो वेसिकल का फॉर्मेशन किया है। तो वेसिकल फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। और बाद में जब कोई भी मटेरियल को बाहर, यानी जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स है उसको बाहर निकालना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज्ड हो जाता है। तो जितना प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है यहाँ पे कम हुआ था, उतना प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे वापस क्या है, एडिशन हो जाता है। यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एडिशन हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो सरफेस एरिया है वो कभी कम नहीं होता है। आज हमने डिस्कस किया कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, फिर हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स के हमने फंक्शन को डिस्कस किया, लास्ट में हमने डिस्कस किया कि जीआरएल सिस्टम किसे कहते हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।